नमस्कार बच्चों, बीडीएन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का समास का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि समास किसे कहते हैं या समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर देखें तो समास का अर्थ होता है, समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त या छोटा करना, छोटा करना। ठीक है, और संधि विच्छेद अगर हम देखें तो इसका होगा सम प्लस आस। ठीक है, सम होता है समान, आस होता है पास पास रखना। जो समान शब्द जो हैं उन शब्दों को पास पास रखना। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त करना या छोटा करना। कि जैसे कि कोई बड़े पद हैं, जैसे दिन और रात हैं, तीन शब्दों के मेल से बने हैं और इस पद को छोटा कर देना, और का लोप कर कर दिन रात बादाम बना देना था, छोटा कर देना। ठीक है, तो वैसे ही समास का संक्षिप्त अर्थ होता है छोटा करना। अब देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है, कहते किसे हैं समास? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द के जो मेल है, जो संयोग है, उन्हें समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह जो है उसका लोप हो जाता है। किसका? विभक्ति चिन्हों का। इसमें किसका? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो है उन चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, तो समास विच्छेद हो गया, सम प्लस आस। समास का अर्थ हो गया संक्षिप्त करना या छोटा करना। परिभाषा हो गई इसकी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो विभक्ति होती है उस विभक्ति चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है। अब देखिएगा, एक चीज और है कि समास का उद्भव, उद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, उद्भव का उत्पन्न होना या जन्म होना। समास का उद्भव जो है, समास का उद्भव ही, समास का उद्भव ही क्या होता है? समान। समान शब्द जो है, समास का उद्भव जो है वो समान अर्थ को कम से कम शब्दों में, समास का उद्भव ही समान अर्थों वाले शब्दों में, अर्थों वाले
शब्दों के, ठीक है। समास का उद्भव ही समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनका कम से कम शब्दों में अर्थ जो है, समान अर्थों वाले शब्दों को कम से कम अर्थों में, कम से कम अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है, ठीक है। क्या है? समास का उद्भव ही समान अर्थों वाले शब्दों को कम से कम अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि जो अर्थ शब्द हैं उन शब्दों को कम से कम अर्थों में अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। जैसे कि बताते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक शब्द है दिन और रात, ठीक है, ये शब्द है। अब इसमें ये क्या है? विभक्ति है। तो इसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह जो है उन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसे किस तरीके से लिखते हैं? दिन रात। किसके? 3 शब्द थे, ठीक है। 3 शब्दों को काटकर 2 शब्दों में व्यक्त कर दिया है। 3 शब्द जो हैं उन 3 शब्दों को काटकर 2 शब्दों में अभिव्यक्त कर देना, ठीक है। अब देखिए यही है समास का उद्भव ही समान अर्थ वाले शब्दों को कम से कम अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। ये 3 शब्द हैं, 3 शब्दों को 2 अर्थों में अभिव्यक्त कर दिया। वही अर्थ निकलेगा दिन और रात, दिन रात, दिन और रात, ठीक है। कम से कम शब्दों में इसको अभिव्यक्त कर देना है। अब आता है विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? क्या होता है? पहले तो समास था, अब आता कि समास विग्रह क्या होता है? कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नए शब्द बनते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्हों का जो लोप होता है उसके कारण जो नए शब्द बनते हैं वो तो कहलाते हैं समास, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो समास से बने हुए जो शब्द होते हैं, सामासिक शब्द जो हैं, समास से बने हुए जो शब्द हैं, सामासिक शब्दों को क्या है? सामासिक शब्दों का संबंध, सामासिक शब्दों का संबंध, सामासिक शब्द जो है अर्थात समास से बने हुए जो शब्द हैं, समास से बने हुए जो शब्द हैं उन शब्दों का जो संबंध है, उन शब्दों का जो संबंध है व्यक्त करने वाले शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले जो चिन्ह हैं, व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह, कौन से? व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह। व्यक्त करने वाले जो विभक्ति चिन्ह हैं, आदि के साथ प्रकट करने वाले विभक्ति चिन्ह, आदि के साथ व्यक्त करने वाले,
सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति जो है, आदि के साथ प्रकट करने वाली या अथवा लिखने वाली जो रीति है, प्रकट करने वाली या लिखने वाली रीति को अथवा लिखने वाली रीति को क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने वाली अथवा लिखने वाली जो रीति है उसे विग्रह कहते हैं। अब ये जो शब्द हैं, ठीक है, इसी के साथ देखते हैं, इसी के अनुसार हम देखते हैं कि जैसे कि ये शब्द हैं, दिन रात शब्द है, ठीक है। अब इस दिन रात शब्द को किसके साथ, ये देखिएगा, विभक्ति आदि चिन्ह के साथ प्रकट करने वाले दिन रात शब्द हैं। अब दिन रात शब्द को किसके साथ? विभक्ति के साथ, दिन और रात, ठीक है। ये विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट करने वाली जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उसे हम विग्रह कहते हैं। ये शब्द हैं, इस शब्द को तोड़कर, शब्दों को तोड़कर विग्रह कर दिया गया है और इसे क्या कहते हैं? शब्दों का सामासिक विग्रह है। जो शब्द हैं उन शब्दों का सामासिक विग्रह वो होता है ये, ठीक है। जो शब्द हैं उन शब्दों को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट करना, विभक्ति चिन्ह के साथ लिखना क्या कहलाती है? विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो यह समास है। समास का संक्षिप्त रूप अर्थ दिखा था हमने, जिसे कहते हैं संक्षिप्त या छोटा करना। उसके बाद परिभाषा है, फिर इसमें क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह होती है उस विभक्ति चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है। और समास का जो उद्भव है वो समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को कम से कम अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन और रात जैसे 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को 3 शब्दों में को 2 शब्दों में अभिव्यक्त कर देना, ठीक है। 3 शब्द हैं, जैसे दिन और रात 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को 2 अर्थों में अभिव्यक्त कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि विग्रह क्या होता है? विग्रह होता है कि सामासिक शब्दों का जो संबंध व्यक्त करने वाले जो अभिव्यक्ति चिन्ह हैं, जो विभक्ति चिन्ह हैं, उन विभक्ति चिन्हों के साथ लिखना विग्रह कहलाता है, ठीक है। जैसे दिन रात है, दिन रात को किसके साथ? विभक्ति चिन्ह के साथ हम व्यक्त कर देते हैं, तो वो होता है विग्रह, ठीक है। तो अब ये जो शब्द, ये जो हैं, इनको आप अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा और याद इसको कर लीजिएगा। हाँ, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब है कि समास जो हैं, समास के भेद या समास के जो प्रकार हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम समास जो है, समास के भेद, ठीक है। समास के भेद जो है या समास के प्रकार जो है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार है। सबसे पहला अवयवी भाव, ठीक है। दूसरा द्वंद्व समास,
तीसरा द्विगु समास। चौथा कर्मधारय। पांचवा तत्पुरुष। और छठा जो है वो है बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज जो है उसको जान लेते हैं। क्या कि जो समस्त पद हैं, ठीक है, समास का जो पूरा एक पद है उसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, समस्त पद जो है उस समस्त पद के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं। ठीक है, जो समस्त पद है उस समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, जिसमें पहला होता है पूर्व पद। ठीक है, पहला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद व उत्तर पद। अब है कि ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, कि जैसे एक सामासिक पद है, सामासिक पद का जो विग्रह करते हैं, उस विग्रह करने से पहले जो पद आएगा वो पूर्व पद, और उसके पश्चात जो है वो उत्तर पद। जैसे ये है, ठीक है, ये पहला पद है और ये उत्तर पद है, पहला और दूसरा। ठीक है, अगर ऐसे करें तो इससे पहले वाला जो पद है वो पूर्व, और इसके बाद का जो पद है वो उत्तर पद। ठीक है, तो समस्त पद मुख्यतः 2 पद होते हैं। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। अब अगर पहला समास जो है उस समास को हम लें, अब यही भाव, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अव्यव। ठीक है, वह समास जिसमें क्या हो? अव्यव हो। ठीक है, वह समास जो अव्यव से युक्त हो, वह समास जो अव्यव से युक्त हो, वह समास जो से युक्त हो। ठीक है, जो अव्यव से युक्त हो। ठीक है, अव्यय से युक्त हो। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे शब्द जो हैं, शब्द के लिंग, शब्द के जो रूप हैं वो लिंग, वचन, कारक, काल आदि पर इसका जो है वो क्या नहीं था, बदलते नहीं है, हमेशा रूप जो है वो एक जैसा रहता है। तो वह समास जो अव्यव से युक्त हो और जिसमें प्रथम पद उपसर्ग से
युक्त होता है। ठीक है, वह समास जो अव्यव से युक्त हो, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग से युक्त होता है या उपसर्ग से बना होता है, वहां कौन सा होता है? अव्ययी समास। ठीक है, या तो यह परिभाषा है अव्यव से युक्त हो या जिसमें प्रथम पद उपसर्ग से युक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। या उस अव्यव पद का रूप, लिंग, कारक वचन में नहीं बदलना, ये भी अव्ययी भाव समास की परिभाषा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वह समास जो अव्यव से युक्त होता है और जिसमें प्रथम पद उपसर्ग से युक्त होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि हम देखें तो यथा शक्ति, यह शब्द है यथा शक्ति। ठीक है, अब देखिएगा, यथा शक्ति, यथा उपसर्ग है। ठीक है, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो ये तो हो गया शक्ति, और यथा का अर्थ होता है के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति प्रथम पद जो है वो अव्यय है और उपसर्ग से युक्त है, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग से युक्त हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आजन, ठीक है, वही है आ उपसर्ग। ठीक है, आ उपसर्ग है तो आ का अर्थ होता है पर्यंत, जन पर्यंत। ठीक है, वो ये प्रथम पद अगर उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, तो वहां पर अविभाव समास होता है। सीधी सी बात है, पहचान करने के लिए जो उपसर्ग से युक्त शब्द होंगे उसमें अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, दूसरा अपना समास है द्वंद्व। दूसरा समास अपना द्वंद्व है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो हैं, इनमें दोनों पद जो हैं वो क्या होते हैं, जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद जो हैं दोनों पद समान रूप से क्या होते हैं, प्रधान होते हैं या मुख्य होते हैं। दोनों पद जो हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं या मुख्य होते हैं। ठीक है, जो दो पद हैं वो दोनों पद या तो समान रूप से प्रधान होते हैं या मुख्य होते हैं। ये दोनों जो हैं योजक चिन्हों के द्वारा क्या होते हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों पद योजक चिन्ह, योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये दोनों पद जो हैं वो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जिनमें या है, अथवा है, और है, आदि है, ये जो शब्द हैं वो योजक चिन्ह में आते हैं। अब योजक चिन्ह पूछें
कि योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से हो गए? या अथवा, और, आदि, एवं। ठीक है, ये योजक चिन्ह जो है वो इस समास में प्रयुक्त होते हैं और जो शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, वो इन योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम देखें, रात, दिन, तो ठीक है। अब ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अब रात और दिन, ठीक है, योजक चिन्ह से है, ये योजक चिन्ह है। ये जो शब्द है वो योजक चिन्ह से, ये जो पद हैं दोनों समान रूप से होते हैं, प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं दोनों पद। दोनों की जो मुख्यता है वो एक जैसी रहती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं होती है। तो दोनों पद समान रूप से जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और ये योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। योजक चिन्हों में या हो गया, अथवा, और, आदि, एवं, कोई भी इनमें से कोई भी योजक चिन्ह इनमें जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि एक शब्द और है, दाल, रोटी, ये शब्द है। अब ये शब्द जो है ये भी, इसमें भी कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ये भी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ रहते हैं। हम कहते हैं ना कि दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। दोनों पद, दोनों की मुख्यता है, दोनों की प्रमुखता है, ठीक है। खाने में दोनों ही चीज जो है वो उपयोगी है। इसके बिना ये अधूरी है और इसके बिना ये अधूरी है। दोनों की प्राथमिकता है, दोनों का महत्व है जो है बराबर का है। इसलिए इसमें, और ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये योजक के रूप में इन शब्दों को जोड़ता है। दाल और रोटी दोनों को आपस में जोड़ने का ये कार्य करता है। योजक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो दो शब्द होते हैं उन दो शब्दों को, दो पदों को आपस में मिलाना, आपस में जोड़ने, आपस में जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन योजक चिन्ह जो है, इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि ये जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो कब होता है कि जब कोई भी आम बोलचाल की जो भाषा है, आम बोलचाल की भाषा में जब हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसके संबंध में इस आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपने शब्दों में एक प्रयोग करते हैं, कपड़े, लत्ते, बोलते हैं ना हम बोलचाल की भाषा में, कपड़ा लत्ता इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, इस शब्दों के लिए आदि शब्द का प्रयोग होगा। कैसे? कपड़े, लत्ते आदि, ठीक है। ये है योजक शब्द। तो आम बोलचाल की भाषा में जो खड़ी बोली में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों में आदि शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। आदि योजक शब्द जो है उसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये अव्ययभाव समास, ठीक है। उसके बाद हमने द्वंद्व समास किया था, अव्ययभाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अब इनको अच्छी तरीके से कॉपी में लिखना है, उतारना है और इसको अच्छी तरीके से याद करना है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि सर हमें ये शब्द जो है, ये बात जो हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा।
बाकी के आगे के जो बचे हुए समास हैं उन समासों का हम अध्ययन जो है आगे की जो क्लास है उस क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।